नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिसकी प्रतीक्षा थी, वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। हरियाणा में तो अपने तय समय पर ही चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी तय समय पर ही चुनाव होंगे। पर अभी महाराष्ट्र के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में हम हरियाणा पर भी उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में खास तौर से हम जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात करेंगे, जिसकी घोषणा हो गई है। 3 चरणों में मत पड़ेंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के भी मतों की गिनती होगी और हरियाणा के भी मतों की गिनती होगी। और 6 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा में केवल एक चरण में यानी 1 अक्टूबर को ही मतदान होगा और एक ही चरण में सभी 90 सीटों का चुनाव खत्म कर लिया जाएगा। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों की मतगणना होगी। हरियाणा पर अलग से प्रोग्राम करेंगे। आज केवल और केवल जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि ये चुनाव किन स्थितियों, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि में हो रहे हैं, इसका संदर्भ जब हम लेते हैं और उस पर जब हम चर्चा शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चुनाव बहुत विशेष होने जा रहे हैं। इसकी स्थितियां, परिस्थितियां और पृष्ठभूमि ये है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, उसको खत्म कर दिया गया था और ये भारत के अन्य राज्यों की तरह ही एक सामान्य राज्य की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद से ऐसे बहुत सारे पक्षपात वहां रह रहे लोगों के साथ किया जा रहा था। उनको उनके बहुत सारे मूल और मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, जिसके वो हकदार हैं या जिसके हकदार इस देश के हर राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनको मिले हुए हैं। भारत के दूसरे राज्यों के और दूसरे हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को हासिल ही नहीं थे 5 अगस्त 2019 से पहले। तरह-तरह के वहाँ अत्याचार हो रहे थे, पक्षपात किए जा रहे थे, भेदभाव किया जा रहा था, विकास हो नहीं रहा था, आतंकवाद, अलगाववाद चरम सीमा पर था, पाक परस्ती चरम सीमा पर थी, पत्थरबाजी, आतंकी घटनाएं और दूसरी तमाम चीजें वहां पर हाईलाइट रहती थी, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। और जब ये चेंज किए जा रहे थे, तब किस किस तरह की बातें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के परिवार की ओर से की जा रही थी, यहां तक कि दिल्ली में बैठी हुई और दिल्ली से वहां की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखती रही और अतीत में कई बार सरकार बना चुकी कांग्रेस पार्टी के सुर भी इन अलगाववादियों और पाक परस्त चेहरों से मिलते जुलते थे। 370 और 35 से हटाने का जितना विरोध घाटी में इन लोगों ने किया और छोटे मोटे दूसरे दलों ने किया, उससे कम कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया था। लेकिन मोदी सरकार का 370 हटाने का जो फैसला था, वो इतना फलीभूत हुआ कि सीमा पार से कराई जा रही घुसपैठ, सीमा पार से भेजे जा रहे फंड, इन सब के जो गर्भनाल थी, वो काट दी गई, वो खत्म कर दी गई। घुसपैठ अब न्यूनतम हो गई है, फॉरेन फंडिंग लगभग खत्म हो चुकी है, जो पत्थरबाजी होती थी वो खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर हो चुका है।
इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए जो मतदान हुआ, उसमें वहां के नागरिकों ने लंबी-लंबी लाइनें लगा करके वोटिंग की और 3 साढ़े 3 दशक बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिला जब 50% से अधिक मतदान हुआ। कांग्रेस का तो खैर खाता नहीं खुला। इसी तरीके से पीडीपी का भी खाता नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीत ली, जम्मू और उधमपुर वाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 2 सीटें जीत ली, श्रीनगर वाली, और बारामूला में जरूर उमर अब्दुल्ला हार गए, पर जो अनंतनाग वाली सीट थी जहां से महबूबा मुफ्ती खड़ी हुई थी और जो चुनाव हार गई, वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। और अनंतनाग में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से वहां पर उनकी पार्टी भी हारी बुरी तरीके से, और बारामूला में जिस तरीके से एक निर्दलीय जीत गया, उसने एक बड़ा झटका दिया। उमर अब्दुल्ला की हार और महबूबा मुफ्ती की हार, इन दोनों पार्टियों को हिलाने वाली हारें थी। फारूक अब्दुल्ला तो इस बार चुनाव नहीं लड़े, उनकी जगह एक दूसरे कैंडिडेट श्रीनगर से चुनाव जीत करके पहुंचे। लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव के तैयारियां हो रही थी और आज तो खैर घोषणा भी हो गई, तो उस समय भी पिता पुत्र में मतभेद देखने को मिले। उमर अब्दुल्ला जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने कुछ चीजों को इश्यू बनाने की कोशिश की थी और उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कुछ और कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं और मैं तो चुनाव लड़ूंगा। यानी पिता पुत्र में ही एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। फारूक अब्दुल्ला ने पूरी जिंदगी देखी है, चुनाव देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, आतंकवाद का वो भीषण दौर भी देखा है, कत्लेआम भी देखा है, हिंदुओं का जम्मू कश्मीर से लाखों की संख्या में अपने परिवारों के साथ पलायन भी देखा है। और उस समय तो इनकी खुद की सरकार थी, ये लंदन में पड़े रहते थे उस आतंकवाद के दौर में। तो उनका अनुभव कुछ ज्यादा है उमर अब्दुल्ला से। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय जम्मू कश्मीर में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बदली हुई दिखाई दे रही हैं, हो सकता है उमर अब्दुल्ला को वो उतनी साफ साफ दिखाई ना दे रही हों जितनी उनके उम्र दराज पिता फारूक अब्दुल्ला को दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो लंबी लंबी कतारें लगी और 50% से अधिक का टर्नआउट हुआ, वो इन सब के लिए, पाक परस्तों के लिए भी खतरे की घंटी है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस खत्म किया था मोदी सरकार ने, तब किस किस तरह की बातें की जा रही थी। तब कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि खून की नदियां बह जाएंगी। और फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बहुत उकसाने वाला और आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 370 को हाथ नहीं लगा पाएंगे। और वो सब हुआ, वो चेंजेज हुए। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वहां के आम आवाम ने लंबी लंबी लाइनें लगा करके मतदान किया, उससे ये लोग इतने भयभीत और आतंकित हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और केवल यही नहीं साहब, पाकिस्तान पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आका, वो सब भयभीत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रोपेगेंडा रचने वाले
ऐसे बहुत सारे संगठन, बहुत सारी ताकतें, वो परेशान हैं। और यही वजह है, आपने नोट किया होगा, खास तौर से लोकसभा चुनाव में मतदान टर्नआउट को देखते हुए भयभीत ये सारी ताकतें नए सिरे से सिर जुटा करके बैठी, नए सिरे से इन लोगों ने साजिशें रचनी शुरू की और घाटी के बजाय जम्मू संभाग में आतंकवादी वारदातें करानी शुरू की। ऐसा क्यों हुआ? ये जरा गंभीरता से सोचने की बात है कि खास तौर से लोकसभा चुनाव में हेवी टर्नआउट के बाद घाटी के बजाय जम्मू संभाग में आतंकवादी वारदातें अचानक क्यों बढ़ी? इसकी वजह ये है कि लोकसभा चुनाव में भी जम्मू रीजन की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और इस रीजन में विधानसभा की 43 सीटें आती हैं। ऊपर घाटी में 47 सीटें हैं। उन 47 सीटों पर क्या होगा, इसको लेकर के भी इनके पेट का पानी ढीला हुआ पड़ा है, क्योंकि वहां भी जो लोगों की सोच है वो बदल रही है। आपने चेनाब नदी के ऊपर जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है, रेलवे ब्रिज बना है, उस पर लोगों को देखा है किस तरीके से तिरंगा लेकर के वो यात्रा निकाल रहे थे। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बही है, नीचे तक विकास देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की सोच में अंतर आया है। तो घाटी में ये डांवाडोल हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परेशानी में हैं। लेकिन जम्मू पूरे संभाग में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। वहां पर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना जनाधार भी नहीं है। तो इस पूरे रीजन में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही मेन मुकाबला माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से किनारे पर लगी हुई है, उसके मद्देनजर इसमें अब किसी को कोई शक शुबहा नहीं है कि जम्मू रीजन की जो 43 सीटें हैं, इनमें मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जीतने की स्थिति में खड़ी हुई है। इसलिए लोकसभा चुनाव में हैवी टर्नआउट के बाद खास तौर से जम्मू संभाग को गरमाने की कोशिश की गई, उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई, आतंकवादियों को घुसपैठ कराया गया और यहां पर वो वारदातें की गई ताकि जो भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम मतदाता है उसको दहशत जदा किया जाए, उसमें एक भय का संचार किया जाए, ताकि जिस तरह का टर्नआउट देखने को मिला है 2024 लोकसभा चुनाव में, वो थोड़ा सा कम किया जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान को प्रभावित किया जा सके। ये बड़े कारण थे जिनकी वजह से आतंकवादी वारदातें जम्मू संभाग में ज्यादा कराई गई। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का प्रश्न है, अलगाववाद की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय दखल रहा है उसकी बात है, जो वहां हत्याएं होती रही हैं, जो पत्थरबाजी होती रही हैं, उनकी बात है, वो अब मामूल पर आ गई हैं। यानी पाकिस्तान का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर है। अब तो उल्टा हो रहा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और पीओजेके में, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जम करके नारेबाजी हुई है। इस बार जम्मू कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, यानी पाकिस्तान के हिस्से वाला जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान बनेगा। ये नारे वहां पर लगे हैं। वहां पर अभी कुछ ही महीने पहले सेना को बल प्रयोग करना पड़ा था, पाक रेंजर्स को बल प्रयोग करना पड़ा था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए थे। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नागरिकों को दोयम दर्जे का वहां पर बना करके रखा हुआ है, विकास नहीं हो रहे हैं,
जबकि भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, यहाँ अमन व अमान है, यहाँ आतंकवाद भी खत्म हो रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का और आतंकवादियों के कमांडर्स का सफाया किया गया है और वहां पर विकास के लिए जो भी पैसा भेजा गया है वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, विकास कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ का माहौल ही बदला हुआ है। ऐसे अनेक तबके हैं, ऐसे अनेक समुदाय हैं, जातियां हैं जिनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। अब उनको सारे अधिकार मिले हैं। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू रीजन में 3 सीटें बढ़ गई हैं और वहां भी 1 सीट बढ़ी है। अब 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और आप जानते हैं 24 सीटें जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां के लिए आरक्षित रखी रहती हैं, खाली रहती हैं वो, कि जब कभी भी वो पूरा हिस्सा भारत में विलीन होगा तो उन 24 सीटों पर भी चुनाव होगा, वहां से भी एमएलए चुन करके आएंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बैठ करके वहां के नागरिकों के हक हकूक पर अपने विचार रखेंगे और कानून बनाने में, विधायी कार्यों में हिस्सा ले सकेंगे। आतंकवाद का मैंने बताया कि आतंकवाद लगभग अब समाप्त होने के कगार पर है। अलगाववादी घरों में घुस गए हैं या जेलों में ठूंसे गए हैं। जो हत्याएं होती थी उनमें बहुत बड़ी कमी आई है। पत्थरबाजी लगभग खत्म हो चुकी है। तो ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर तक आप वहां चुनाव को करवा लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी के आलोक में अब ये चुनाव का ऐलान हो गया है। वहां पर सितंबर में 2 चरण में और 18 और 25 को और 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होकर के 4 अक्टूबर को परिणाम भी आ जाएंगे और सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वहां जो इन लोगों ने कोशिश की है कि साहब इन चीजों को मुद्दा बनाया जाए, तो उनमें बेरोजगारी भी है, उनमें आतंकवाद भी है, उनमें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी है। कई ऐसी मांगे हैं जो उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी भी उठाती रही, महबूबा मुफ्ती भी उठाती रही। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत लंबे समय तक इन 2 परिवारों का वहां की सत्ता पर और राजनीति पर वर्चस्व रहा है। और ये परिवार मुफ्ती का परिवार और अब्दुल्ला का परिवार, अब्दुल्ला की तो अब तीसरी पीढ़ी है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला भी एक जमाने में नेहरू के परम प्रिय हुआ करते थे और फिर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, फिर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर में और वीपी सिंह सरकार में तो वो गृह मंत्री भी बनाए गए थे। इनकी बेटी भी महबूबा मुफ्ती, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री रही। और जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जब आतंकवादियों का सफाया किया जाता है, जब सेना उनकी घेराबंदी करती है और अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस, तो सबसे ज्यादा उसका विरोध खुद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और इनकी पार्टी का जो कैडर था वही करने लगा था। तो ऐसे में फिर वो फैसला लिया गया जिसकी पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद थी, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल क्लास को ना तो उसकी उम्मीद थी कि कोई 370 हटा सकता है और ना ही जो वहां पर शासन करते रहे हैं उनको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ये काम कर सकती है। लेकिन ये काम साहब हुआ और वहां से 370 ना केवल हटी, 35 से ना केवल हटी, बल्कि बाहर से भी वहां जाकर के सर्विस करने वालों को एक मियाद पूरी होने के बाद जमीनें खरीदने और वहां अपने घर बनाने के भी अधिकार दिए गए। तो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता रहा और तरह तरह की अफवाह फैलाता रहा
जिस समय 2019 में ये फैसला लिया गया था और कुछ समय के लिए वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी इंटरनेट पर और दूसरे लोगों के आवागमन पर कुछ क्षेत्र विशेष में, तब भी मानव अधिकारों को लेकर के, मूल अधिकारों को लेकर के कर्फ्यू लगा दिया गया है, अस्पतालों में बुरी हालत है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से तब की इमरान सरकार ने उसको फैलाया था, परेड किया गया था, लेकिन वो चीज़ें सिरे चढ़ नहीं पाई। और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, G20 तक के वहाँ पर कुछ सम्मेलन वगैरह कराए गए और पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों के जो राजनयिक हैं, उन्होंने वहाँ की यात्राएँ की, उनको यात्राएँ कराई गई, दिखाया गया। और जो मुस्लिम देश हैं 57, उनमें से 2-3 को छोड़ कर के बाकी कोई भी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के प्रोपेगेंडा में अब आता नहीं है। और जो मैंने कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग होती थी या दूसरी बदतमीजियाँ हो रही थी, वो सब खत्म कर दी हैं भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर अब पूरी तरीके से अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयारी में दिखाई दे रहा है। चूँकि 3 चरणों में वहाँ मतदान होने वाले हैं, तो वहाँ अलग-अलग रीजन में पूरी फ़ोर्स लगा कर के किसी तरह की कोई बदअमनी ना हो, हस्तक्षेप ना हो और हिंसा ना हो, आतंकवादी वारदात ना हो, इसकी व्यवस्था कर ली गई है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप जम्मू कश्मीर में उठाया जाना है, उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तान के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है और जो उसका एक दोस्त बना हुआ है, चीन, वो भी परेशान है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको प्रोपेगेंडा की तरह फैला करके भारत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करते रहे हैं, उनके लिए भी ये परेशानी का सबब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त दिखाई दे रही है कि वो पूरे जम्मू रीजन में तो जहाँ 43 सीटें हैं विधानसभा की, एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ही। घाटी में भी उसको उम्मीद है, जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कि वहाँ भी वो कुछ सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और 90 के सदन में अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर जाती है, तब बहुत चांस होंगे कि वो लीडिंग पोजीशन में हो। और जिस तरह का वातावरण वहाँ बन गया है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार में देखने को मिल रही है, जिस तरह के अंतर्विरोध, जिस तरह के मतभेद और जो मानस वहाँ के लोगों का बदला है, उसको देखते हुए सर्वाधिक अगर किसी को खतरा है अपनी जमीन खोने का, अप्रासंगिक होने का, तो वो यही 2 कुनबे हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का वहाँ खाता नहीं खुला है, उससे कांग्रेस भी भयभीत दिखाई दे रही है। तो ये चुनाव और इस चुनाव के परिणाम वाक़ई दिलचस्प होने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।